हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर से मैं मनीष शंकर तिवारी और हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कार्यपालिका को समझेंगे पहले और राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। इसके पहले आप लोगों ने व्यवस्थापिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ चुके हैं। आज हम कार्यपालिका को देखेंगे। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। पहला क्या है? व्यवस्थापिका। दूसरा महत्वपूर्ण अंग हो गया कार्यपालिका। सरकार के समस्त अंगों की कार्यकुशलता के लिए अंतिम रूप से कार्यपालिका ही उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, कार्यपालिका में मंत्री परिषद के 7 प्रधानमंत्री होते हैं और वही देश के कार्यकुशलता मतलब कानूनों को बनाने, जैसे मान लो कोई यदि शिक्षा की बात गड़बड़ हो जाए तो शिक्षा मंत्री जिम्मेदार, यदि देश की कानून व्यवस्था बिगड़ जाए तो गृह मंत्री जिम्मेदार। तो कार्यपालिका ही सरकार की कार्यकुशलता के लिए जिम्मेदार होता है। ये चीज़ समझ में आ गई ना? हमारे देश में संघीय व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका के 2 स्वरूप हैं। हम पिछले वीडियोज़ में इनको देख चुके हैं। संपूर्ण देश को चलाने के लिए केंद्रीय कार्यपालिका होती है, संघीय सरकार जिसको बोलते हैं, केंद्रीय शासन के अंतर्गत यह होती है, जबकि राज्यों का शासन चलाने के लिए प्रांतीय कार्यपालिका होती है। केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के 7 प्रधानमंत्री, जैसा कि आप ये बाजू में चल रहे वीडियो में देख पा रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जबकि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति हैं महामहिम रामनाथ कोविंद जी, जबकि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अब हम पढ़ेंगे भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में। तो आपको पता है कि हमारे देश का प्रमुख, राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति पद के बारे में पढ़ने के पहले हम ये जान लें कि राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में क्या योग्यताएं होना चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो, मतलब उसका पासपोर्ट भारत का हो, आधार कार्ड भारत का हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो। इसके अलावा वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आयु के मामले को अगर हम छोड़ दें, आयु सिर्फ कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष या उससे अधिक। बाकी सारी चीज़ें, पागल दिवालिया ना हो, कानून ने उसको अयोग्य घोषित ना किया हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वह संघ या राज्य सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये चीज़ आपको राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होना चाहिए समझ में आ चुका होगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पद की योग्यताएं आपको बहुत अच्छे से अब याद हो गई होंगी। भारत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन इसका चुनाव कैसे होता है यह हम पिछले कई वीडियोस में देखते आ रहे हैं। इसको आज हम एक बार फिर से समझ लेंगे कि ये जो कार्यपालिका होती है भारतीय संघ की, इसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति और ये मंत्री परिषद जो प्रधानमंत्री के साथ होती है, सहित होती है, उसके साथ मिलकर देश का संचालन करता है। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसे एक निर्वाचक मंडल करता है। तो निर्वाचक मंडल कैसे बनता है? हम जैसे 18 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं वो लोकसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं केंद्र स्तर पे, और इधर हम लोग 18 वर्ष से अधिक के लोग विधान सभाओं के विधायकों का भी चुनाव करते हैं। मतलब हमने वोट देके लोकसभा के सदस्य चुने और विधानसभा के सदस्य चुने। ये विधानसभा के सदस्य अपना वोट देकर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। फिर लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ये तीनों मिलकर वोट करते हैं राष्ट्रपति के लिए। समझ में आया? जनता ने चुना लोकसभा के सदस्य, जनता ने चुना विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्यों ने चुना राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कहलाई संसद। तो ये संसद के सारे सांसद मतलब 543 लोकसभा के और 238 राज्यसभा के चुने हुए सांसद और प्रांतों के लगभग
4000 से अधिक विधायक मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, यह चीज आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। राष्ट्रपति की शक्तियां, अब हमको जानना जरूरी कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। जितने भी पावर होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से उपयोग में किए जाएंगे। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेगा, स्वयं कब करेगा? संकटकालीन परिस्थितियों में, या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करा सकेगा। अधीनस्थ कर्मचारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सचिवालय के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। ठीक है ना। हालांकि कार्यपालिका भी दो होती हैं, स्थायी अस्थायी, तो ये हमारे विषय में नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि अधीनस्थ कर्मचारियों में अखिल भारतीय सेवा स्तर के कर्मचारी भी आते हैं और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल भी आता है। अब इसके बाद क्या होता है, संविधान संशोधन नंबर 42 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के परामर्श से ही कार्य करेगा और उसको यह परामर्श मानना बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने जो कह दिया वो राष्ट्रपति को करना होगा, उसके लिए राष्ट्रपति इंकार नहीं कर सकता। ठीक है, ये राइट, मतलब आपने कहा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल ने कहा, तो राष्ट्रपति को उस पर सही कहना होगा। राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहला, साधारण परिस्थितियों में अर्थात शांतिकालीन शक्तियां, और असाधारण परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोरोना की संकटकालीन शक्तियां प्रतीकात्मक रूप से आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर शांतिकालीन शक्तियां। तो शांतिकाल में और आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां कैसे होती, चलिए आगे देखते हैं। शांतिकालीन शक्तियां जो हैं वो पहली है कार्यपालिका की शक्ति। तो कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लोकसभा के निर्वाचन, मतलब लोकसभा के चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, जिसमें 18 वर्ष से अधिक के मतदाताओं ने अपना वोट डाला, सांसदों का चुनाव किया, सांसद चुन के दिल्ली पहुंच गए, संसद भवन पहुंच गए, राष्ट्रपति के सामने पहुंच गए। राष्ट्रपति को जाके सारे सांसदों ने, अलग अलग राजनीतिक दल के सांसद होते हैं, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, ऐसे अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जिस राजनीतिक दल के सांसद ज़्यादा होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर वो सांसद मिलकर अपना एक नेता चुन लेते हैं। उसका नाम होता है प्रधानमंत्री। तो वो बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यदि किसी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है, मान लो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी भी दल के पास में उतने सांसद नहीं आए जितने सांसदों की जरूरत सरकार बनाने के लिए पड़ती है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कहता है, अपने विवेक से किसी ऐसे व्यक्ति को आग्रह करता है प्रधानमंत्री बनने के लिए जो लोकसभा का विश्वास हासिल करके स्थिर शासन प्रदान कर सके, और प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद फिर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मतलब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये बोलते हैं कि इन इन सांसदों को मंत्री बना दीजिए। वो सारे सांसद फिर बाद में राष्ट्रपति द्वारा मंत्री बना दिए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के कुछ नियुक्ति संबंधी कार्य भी होते हैं, जैसे प्रदेश के राज्यपालों, विदेशों में राजदूतों, भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सहित देश के प्रमुख पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। मतलब कहीं पर भी, चाहे विदेशों में राजदूत नियुक्त करना हो, प्रदेशों में राज्यपाल नियुक्त करना हो, महान्यायवादी भारत का नियुक्त करना हो, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाना हो, CAG की नियुक्ति करना हो, तो प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से इनको नियुक्ति पत्र प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अर्थात कानून बनाने की शक्तियां क्या क्या हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में, मतलब कानून बनाने के क्षेत्र में, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। संसद के अधिवेशनों को आहूत करना अर्थात बुलाना, इसके अलावा संसद के अधिवेशन को स्थगित करना और लोकसभा भंग करना,
दूसरा, प्रत्येक आम चुनावों के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से अभिभाषण देना। तीसरा, राज्यसभा में कला, साहित्य, संगीत या अन्य विशेष योग्यता वाले 12 सदस्यों का मनोनयन करना। ये मनोनयन हम जानते हैं कि मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। फिर संसद द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति देना, मतलब जो भी विधेयक संसद के द्वारा जारी किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं, उन पर अपने हस्ताक्षर करके उनको कानूनी रूप प्रदान करना। जब संसद नहीं चल रही होती है तब विराम काल में अध्यादेश जारी करना भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके बाद आती हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। लोकसभा में प्रस्तुत होने वाले वित्त विधेयकों पर उनकी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। हमने पढ़ चुके हैं कि लोकसभा में कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, उसके पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। देश के लिए प्रतिवर्ष आय व्यय पत्रक अर्थात बजट जो है वो प्रस्तुत होता है, वह भी राष्ट्रपति की सहमति उपरांत ही, स्वीकृति उपरांत ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों पर हम बात करें तो पहली है भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना एवं अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को यदि फांसी की सजा दी गई है तो वह राष्ट्रपति से क्षमादान प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सैन्य शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसीलिए हम इनको सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति होते हैं। तीसरी है राजनयिक शक्तियां, जिसके अंतर्गत विदेशों से आने वाले राज्य प्रमुखों, राजदूतों एवं राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विदेशों में वह भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और विदेशों से की जाने वाली संधियां एवं समझौते उन्हीं के नाम से अर्थात राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। जब देश पर बाहरी आक्रमण हो, देश में होने वाला कोई विद्रोह सशस्त्र हो जाए, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए या कोई वित्तीय संकट की स्थिति निर्मित हो जाए तो राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ऐसी स्थिति में किसी भी घोषणा पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। इस अवस्था में संसद को संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी एक भाग के लिए विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संघ सरकार ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को आवश्यक आदेश भी दे सकती है। हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन वाले अध्याय में विषय वस्तु के अंतर्गत हम इसको पढ़ चुके हैं और इसके अलावा हमने लोकसभा और राज्यसभा का अध्ययन करते समय भी पाया कि यदि राष्ट्रपति कोई आपातकाल की घोषणा करता है तो दोनों सदनों से इसकी पुष्टि होना चाहिए और यदि यह पुष्टि नहीं होती है तो वह जो आपातकाल की घोषणा की गई है वह स्वतः रद्द मानी जाएगी। तीसरा, राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्य तरीके से राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए किसी राज्य का प्रशासन संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं चल पा रहा है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। धारा 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ऐसी अधिसूचना पर फिर से वही बात होगी कि 2 माह के भीतर दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। जब ये दोनों सदन पुष्टि कर देते हैं तो घोषणा अवधि में संबंधित राज्य का संपूर्ण अथवा आंशिक शासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है और राज्य के शासन संचालन का अधिकार राज्यपाल को सौंप दिया जाता है। तो इस तरह से राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति उस राज्य का शासन संचालित करता है।
ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे बोलते हैं ना कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया, जैसे जम्मू कश्मीर में अभी लगा हुआ है, तो वहां पर राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से शासन संचालित कर रहा है। इस अवधि में प्रांतों की विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। इस अवधि में राज्यपाल उच्च न्यायालय की शक्तियों को छोड़कर राज्य की समस्त प्रशासकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उसको सिर्फ, चूंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है और सर्वोच्च है, उसको वह नहीं छू सकता, न्यायपालिका में दखल नहीं दे सकता, लेकिन राज्य की अन्य समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपने हाथ में लेकर उनका प्रयोग कर सकता है। अब जब एक और चीज, राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि देश में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है, तो वह क्या करता है, आर्थिक आपातकाल की भी घोषणा कर देता है और उसे लागू कर सकता है। इसके लिए भी अनुमति दोनों सदनों की आवश्यक है। तो इस तरह से आपने देखा कि राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियां, और अब बारी है आपके इन 5 प्रश्नों को हल करने की। मुझे उम्मीद है कि आपकी अभ्यास पुस्तिका में, आपकी कॉपी में आप लोग इन प्रश्नों को जरूर लिख रहे होंगे और यथासंभव अपने शिक्षकों से जांच भी करा रहे होंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को हल करते रहिए। ई क्लासेस बाय मनीष सर में भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के जितने भी वीडियो हैं उनको बहुत अच्छे से समझते रहिए और पढ़ते रहिए। ई क्लासेस बाय मनीष सर। अगले वीडियो में आपसे नई विषय वस्तु के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।